अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान लगता ये है कि हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा है कि दोबारा पीस टॉक्स बैठें, और अभी तक जो रूमर्ड बात है वो ये है कि ईरान ये इस बात पर इत्तेफाक करने को तैयार था कि 5 साल के लिए वो डिले कर दे यूरेनियम इनरिचमेंट को अपनी। और अमेरिकन जो है अपेरेंटली इंसिस्ट कर रहे थे कि 20 साल का टाइम उनको मोहलत दी जाए कि ईरान इस मामले को छोड़ दे। हकीकत ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि मुझे लगता है कि ये नेगोशिएशन किसी तोड़ चढ़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 3 बड़े आउटकम्स निकलते हैं इसके अंदर से। एक जो सबसे अनरीज़नेबल है और अनबिलीवेबल है, मैं पहले बयान कर देता हूँ कि ईरान को जो रीजनली तो डेफ़िनेटली हेजेमॉन की, बट आलमी लेवल पे एक सुप्रीम पावर की पोज़ीशन जो मिलने जा रही है, कि वो 1 साल, सवा साल, 2 साल के लिए टोटली हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कंट्रोल करे और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करे वहाँ से, और फिर न्यूक्लियर पावर भी डिक्लेयर कर दे अपने आप को, और न्यूक्लियर वेपन्स भी फाइनेंस कर ले अपनी, और मुल्क भी रिबिल्ड कर ले, और फौज भी बड़ी कर ले, और अपना वो फुट होल्ड खत्ते के अंदर, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे इराक के अंदर हो, हर एरिया में छोटी छोटी जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ खलाएँ हैं, वहाँ पुर करके अपना फुट होल्ड पक्का कर ले। वो इस ताकत को ना कर देगा फॉर द ग्रेटर गुड, यानी वसी तर मफाद में वो उम्मत के और मुसलमानों की जानों की और माल और इज़्ज़त की खातिर, और कि भाई अमेरिका बड़ा बदमस्त हाथी की तरह आके वो टक्कर मार लेगा तो बर्बादी हो जाएगी, तो जंग अज़ीम सालिस हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं रीजनल पावर को गिव अप कर देता हूँ और ग्लोबल पावर को तो डेफिनेटली ठुड्डा मारता हूँ मैं। तारीख़ बनी आदम में कभी ऐसा किसी फंसी आ गई है साथ में इस बात में। तारीख़ बनी आदम में कभी भी किसी भी रैशनल एक्टर ने ऐसे बिहेव नहीं किया। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इस तरह की कि कोई मुल्क ऐसे काम करे, चाहे वो मगरबी हो, चाहे वो मशरकी हो, चाहे वो जनूबी हो, चाहे वो शुमाली हो। तारीख में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसी कौम नहीं है जो हाथ आई हुई ताकत को ठुकरा दे। तो ये सिनेरियो तो आउटकम नामुमकिन है। दो जो पेशगोइयाँ हो सकती हैं इसमें, वो ये है कि एक आउटकम निकलता है वो जो कि बेस्ट आउटकम है, आइडियल आउटकम है। इसका कोई वेरिएशन, ऑब्वियसली मैं एक्सट्रीम मोस्ट फॉर्म्स बता रहा हूँ, इसके बैन बैन भी चीज़ें हो सकती हैं। यानी ए ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन ए तो नामुमकिन है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी ये है कि ईरान इस रीजनल एंड इवेंचुअल आलमी ताकत को अपनाता है, और वो रीजन के अंदर अब वो रिएक्ट कैसे करता है इस आलमी ताकत के ज़रिए, यानी वो एक बुली बन जाता है, वो क्रीम खाता है तो अकेले बैठ के खाता है, या वो इर्द-गिर्द साथी मुसलमान ममालिक को भी खाने की इजाज़त देता है, और वगैरह, वगैरह। उसका फिर खलीज की पट्टी के ऊपर एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस होगा, हॉर्मूज़ की दोनों साइड्स को वो प्रैक्टिकली कंट्रोल करेगा। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सालाना ट्रेड, प्योर नेकेड ट्रेड से पैसा कमाएगा, और फिर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रेस्टीज, इन्वेस्टमेंट, तिजारत के नाम पे उसमें अट्रैक्ट होएगा। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इकोनॉमी वर्क्स, के आप मिलिट्री माइट से अपने आप को मनवाते हैं। तो ईरान एक माना जाना रीजनल हेजेमोन होगा, और दुनिया के अंदर फोर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट पावर बन जाएगा, अलोंग साइड चाइना, अमेरिका, रूस, और जो उससे सेकंड टीयर वर्ल्ड पावर्स होंगी, जिसमें आप कह सकते हैं आने वाले दिनों में हिंदुस्तान, ब्राज़ील, ईरान हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है पोटेंशियली, बट ईरान तो डेफिनेटली उसके अंदर होगा। साइज़ और मैस और इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए, इकोनॉमी और मिलिट्री माइट और ये वो, तो ईरान जो है वो ये अचीव कर लेगा, और इस दौरान वो न्यूक्लियर पावर भी डिक्लेयर कर देगा अपने आप को। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों दोनों ही मुझे प्रैक्टिकली फैंटेसीज लगती हैं, माजरत के साथ। और नेगोशिएटिंग टेबल पे आप देखेंगे तो अमेरिकन तो बतौर हेजेमोन और लास्ट रीजनल एम्पायर, लास्ट ग्लोबल एम्पायर के तौर पे तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन मांगते हैं। ईरान भी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस मांग रहा है। तो ईरान की जिस तरह वो प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल या प्रॉस्पेरिटी फॉर नन वाली डॉक्ट्रिन है, उसी तरह से ईरान की एक मजबूरी भी है। वो मजबूरी की डॉक्ट्रिन ये है कि ज़ीरो या वन, आर या पार, फतह या यू नो शहादत, तख्त या तख्ता, बिकॉज देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड। अमेरिका मिडिल ग्राउंड में खेलता नहीं है, इसराइल मिडिल ग्राउंड में खेलता नहीं है। ईरान के जो पिछले 40 साल के सबक हैं, ख़ास तौर पे जुलाई की एक वो बड़ी एम्बेरसिंग सी डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स की सीरीज़ के बाद, और एक जो कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन हो, या और इस तरह के जो वाक़यात इनकी एम्बेसी पे बॉम्बिंग हो, जो पिछले 5 सालों में स्पेशली, बट ओवरऑल 40 साल से वो देख रहे हैं, दैट उसके अंदर बिट्रेयल है उनके लिए शिकस्त है, उनके लिए मौत है। तो ईरान तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ही मांग रहा है। तो मुझे बताएं कि कौन सी ए, ऑप्शन ए तो मानेगा नहीं ईरान, तो रैशनल बात है कि वो गिव अप कर दे अपनी ताकत को। क्या ऑप्शन बी इज़राइल, अमेरिका, उनकी लॉबीज़, वाइस वर्सा एक दूसरे के मुल्कों में, हिंदुस्तान, खलीजी पट्टी को ये कबूल होंगे? मतलब ये अकल में आपके बात बैठती है कि ईरान हेजेमॉन बन जाए, रीजनल पावर बन जाए, और वो दंदनाता फिर सबके सरों के ऊपर, और ये खलीज की पट्टी भी मान लेगा, हिंदुस्तान भी मान लेगा, इसराइल भी मान लेगा, अमेरिका भी मान लेगा, अमेरिकन सदर भी। अरे ये बात अकल में नहीं आती। तो ये जंग जारी रहेगी, मेरी अकल कहती है। अब ये 6-8 महीने की लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होगी, या ये साल 1.5 साल की बड़ी एक
आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें मैं पेश गोई नहीं कर सकता। बट बड़े माहिरीन जैसे कि मेर्शहाइमर साहब, रॉबर्ट सी पेप, चाहे वो वाज़े अल्फाज में कहें, चाहे वो किनायतन इशारतन कहें या दबे लफ्ज़ों में कहें, वो प्रिटी मच डिफरेंट जगहों पे पेपर्स के अंदर, अपने डायलॉग्स में, अपने लेक्चर्स में, पिछले दिनों अभी अरब सेंटर के अंदर बड़ा शानदार लेक्चर दिया प्रोफेसर जॉन मीरशहाइमर ने, ज़रूर देखिएगा आप। या रॉबर्ट सी पेप साहब जो अपडेट करते रहते हैं अपने ट्विटर या अपने सब स्टैक के ज़रिए, तो वो इन्वर्टेड कोमास में और वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं जंग विल नॉट स्टॉप। अमेरिकन हदफ जो है वो अचीवेबल नहीं है जब तक कि वो या बिल्कुल गिव अप कर दे। इमीडिएटली अमेरिका कहेगा वी गिव अप, हम बैक ऑफ कर रहे हैं, तुम जाके देखो। और जो गारंटीज उसको देनी पड़ेगी, उसको बाकायदा इन मतलब कंटिजेंट प्लान्स देने होंगे कि मैं किस तरह से इजराइल की मिलिट्री एड बंद कर दूंगा अगर उसने शरारत की या ख़राबी की। लेबनान के खिलाफ होना हो, पर तुम्हारे खिलाफ तो डेफिनेटली मैं ये बात, ये कौन सॉवरन गारंटीज देगा इजराइल के बारे में? कौन सा सेनेट अमेरिका का ये बिल पास करेगा कि अगर इजराइल ने ये 10 नुकात ना वो पासबादारी की उनकी, तो हम जुलाई तक या अगस्त तक, सितंबर तक उनकी फंडिंग काट देंगे? दिस इज अबसर्ड। इस लेवल की इंटरनेशनल गारंटीज ये नहीं दी जा सकती ईरान को। ईरान के पास ऐसा कोई, और जब भी आप एक टॉक रखवाते हैं, पहली टॉक की नाकामी का सबब अमेरिका, सबसे भरपूर मेहनत किसकी थी? मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की। उसके बाद ईरान का स्टेज पे आना। अब आप ईरान का स्टेज पे आना क्या है, टेबल पे आके बैठना क्या है इस्लामाबाद में? उसका ये है कि जो मॉडरेट फैक्शंस हैं जो आई, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री या सिविल गवर्नमेंट, उनकी सबसे नरम मम्मी डैडी वाला वर्जन है उनकी गवर्नमेंट का, सबसे डेमोक्रेसी पसंद वर्जन हैं। जो हार्ड लाइन मजहबी स्टांस रखने वाले फ़ौज में मैनेजमेंट के अंदर ऑन ग्राउंड लोग हैं, उनका क्या सेंटिमेंट होगा इस नेगोशिएशन से पहले? मत जाओ इस्लामाबाद, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम्हें चकमा देने के लिए गोरे बुला रहे हैं, ये फ्रॉड है, ये नहीं। यही बातें होती हैं मुल्क के अंदर, वैरायटी ऑफ ओपिनियंस होती है ना। अब पहली मीटिंग इतनी इंटेंस 21 घंटे की मीटिंग करके वापस आके जब हाथ कुछ ना आया, तो आपको क्या लगता है ईरान में क्या बात हो रही होगी? आपको लगता है ईरान में शोर लग रहा होगा, लोग हंस मजाक कर रहे होंगे, लोग कोस रहे होंगे हुकूमत को, तुम क्यों गए, तुमने हमारी लड़ाई क्यों रोकी, हमें जारी रखनी चाहिए अपनी लड़ाई। जो हार्ड लाइन एलिमेंट्स हैं, जहाँ तक मेरा सहाफ़ियों से बात हुई ईरान के अंदर, हार्ड लाइन एलिमेंट्स ज़्यादा सख्तगीर मजहबी जंगजू जो मजहबी जुनून वाले हैं, वो ज़्यादा इस वक्त स्ट्रीट कंट्रोल के अंदर हैं, more than the government or more than any other party or civil society in Iran. So given that consideration, every subsequent negotiation will have weaker potency. उसकी कुवत कम होती जाएगी। दवाई होती है ना, बार बार आप लें और आप कोर्स ब्रेक कर दें एंटीबायोटिक का, तो उसकी पोटेंसी कम होती जाती है आपके लिए, बीमारी बढ़ती जाती है, बीमारी रेजिस्टेंस हो जाती है जो आपके अंदर कोई, हालांकि मैं बीमारी की तशबीह नहीं देना चाहता, माजरत चाहता हूँ, बट मुराद मेरा ये है कि आपके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो बीमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं आपके अंदर, वो खुगर हो जाती हैं उस चीज़ से मुकाबला करने में। तो कहेंगे नहीं हम नहीं मानते। तो जो सॉफ्ट एलिमेंट्स आए हैं हुकूमत के, जो ये कह रहे हैं कि हमें नेगोशिएट फिर दोबारा करना चाहिए, जो कह रहे हैं, अमेरिकन की तरफ से भी खबर आ रही है और पाकिस्तान सिर धड़ की बाजी लगा रहा है कि ये हो जाए, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अमेरिकन आर नॉट रियल गुड फेथ एक्टर्स। हकीकत ये है, ये बैड फेथ नेगोशिएशंस हैं। यू डोंट सेंड स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर टू नेगोशिएशन, सॉरी। जिन लोगों का कोई तजर्बा नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जिनका कुल करियर ये है कि विटकॉफ गोल्फ खेलता है और ट्रंप के साथ और प्रॉपर्टी डेवलपर रहा है उसके ज़माने में, और जैरेड कुशनर का करियर ये है कि वो एक फेल्ड प्रॉपर्टी डेवलपर है, और द फैक्ट कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को अपने घर लेके आया हुआ है, दैट इज़ इट। ये उसका करियर है। दोनों बंदों के बारे में यही बताया जाता है कि वो इजराइल लॉबी के पक्के तक्के बंदे हैं, नेतन्याहू के पालतू कुत्ते हैं दोनों। नेतन्याहू इन दोनों के घरों में आके रहता था जब वो अमेरिका आता होता है, और हर मीटिंग के दौरान उनके बारे में यही बताया जा रहा है कि वो चंद मिनट की खबर जो है वो नेतन्याहू को दे रहे थे। नेतन्याहू ने खुद इजरायली प्रेस में आके कहा है, आप उसकी क्लिप देखना चाहें तो देख लें, मेरे एडिटर्स को भी लगाएंगे, तो वो वाज़े अल्फाज में कह रहा है कि सिर्फ ये नहीं नेगोशिएटिंग टीम, बल्कि पूरी कैबिनेट जो डोनाल्ड ट्रंप की मुझे घड़ी घड़ी खबर देती है कि क्या हो रहा है। मतलब बड़ी पब्लिक शेमिंग कर रहा है वो ट्रंप की, वो पूरा चेज़ा ले रहा है नेतन्याहू, पूरा मज़ा ले रहा है। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट। इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं।
जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। अब इससे पहले हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है इस लड़ाई से। हम इस पर बात करना चाहूँगा कि ये जो कैथोलिक चर्च वाला मामला चल रहा है, पोप वाला, पोप लियो की अब ईरान के जो गालिब साहब हैं उन्होंने भी तारीफ़ कर दी है कि आप बहुत हीरोइक और आपका बड़ा दलेर स्टांस है सारे मौक़िफ़ के ऊपर, कि आप एक तरफ ईसाई दुनिया का जो सबसे बड़ा आप समझ लें ताकतवर मुल्क है, एम्पायर है अमेरिका, उसको आप ठुकरा के आप अपने मॉरल इखलाकी मजहबी बोझ को आप उसका वो अदा कर रहे हैं। हकीकत ये दोस्तों के पोप भी जो है वो कोई सियासी फिगर ही होता है, और सियासत ऑफ द डे ये है कि यूरोप अमेरिका के साथ खैरबाद का वो मामला चल रहा है। हकीकत यह है कि यूरोप की ख्वाहिश थी कि नेटो की छतर छाया हमेशा उनके सरों के ऊपर रहे, जिसकी वजह से वो बार बार रूस का बोगी मैन बनाते हैं। हालांकि रूस ना सोवियत यूनियन है, अब ना ख़तरा है उसको अमेरिका से, वो कहता है धंधा करो, कारोबार करो, हमें भी साथ मिलाओ, हमें भी बताओ कहाँ से काट पीट के हमने खाना है दुनिया का केक, भाई हमें भी हिस्सा दो इसका। तो अमेरिका तो ख़ासतौर पर ट्रंप का अमेरिका विलिंग टू प्ले बॉल है। ये यूक्रेन की जंग टोटली अब अबैंडन कर दी हुई उन्होंने, और यूरोप वो रूस मज़े मज़े से ज़मीन आस्ता आस्ता कब्ज़ा कर रहा है, अपने मुखालिफिन अपनी फ़ौज बिल्ड कर रहा है, अपनी इकोनॉमी सीधी कर रहा है, अपना ट्रेड कर रहा है, और उधर यूरोप थर थर काँप रहा है। सो हकीकत ये है कि कैथोलिक का ये जो अपील करना मुसलमानों की सेंसिबिलिटीज़ को, मुसलमानों की क़ुव्वतों को, जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सालों से बातें, कि अब आपका यूरोप का जो मिलाप है सियासी पैमाने पे होगा। यानी अपने अंदर वो मुसलमानों की प्रेजेंस को डिपेंडिंग ऑन जितनी है वो बर्दाश्त तो कर लेंगे, या कुछ मुल्कों में तो सफाया भी होगा हमारा, लेकिन जनरली वो हमारे साथ अब ये इत्तेहाद करना चाहते हैं, कुछ उनकी मजबूरी है, वो दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं रहे। यानी एशिया के अंदर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, आप गिनना शुरू करें, स्तान ममालिक, हल्के फुल्के नहीं है, लाइट मत लीजिएगा, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ये तगड़े ठीक ठाक मुल्क हैं, किर्गिस्तान, काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह। तो आप एशिया को गिनना शुरू करते हैं तो गेम ख़त्म ही नहीं होती। फिर वेस्ट एशिया में आ जाए, सऊदी, ओमान, ये बड़े बुर्ज हैं, इवन इसराइल एशिया में शामिल होता है, बिल्कुल कस्ब पे। तो तुर्की है इसके अंदर है, अब तुर्की को आप यूरोप या एशिया मान लें, आपकी मर्ज़ी है। तो एशिया के अंदर ठीक ठाक बड़े बुर्ज हैं मुल्क। यूरोप के पास क्या रह गया? यूके, फ्रांस, जर्मनी, वो पैरों पे आए हुए हैं यार, बुरे हालात हैं उनके, वो चीज़ नहीं रहे जो आज से 100 साल पहले थे, जो हमारे पे हुक्मरानी करते थे। तो हकीकत ये है कि अब हम उनकी बैसाखियाँ बनेंगे, एशियाई ममालिक जो हैं, जैसे कि हम पिछले 200-300 साल से बैसाखियाँ उनकी, यहीं से हम खा रहे हैं, यहीं से वो अनाज जा रहा है उनको, यहीं से मजदूरी जा रही है वगैरह वगैरह। लेकिन अब उनका ये हाल हो चुका है अव्वल और दोनों जंग अजीम लड़ने के बाद, कि वो जंग अजीम सालिस जो है वो लड़ नहीं सकते हैं अकेले। अगर वो पहले भी अकेले कौन सा लड़ेगा जीते, लेकिन अब तो बिल्कुल वो हाल नहीं हो गया। लेकिन उनको अमेरिका अबैंडन कर रहा है, जो उनका सरगना था 1 और 2 के अंदर, उनका सॉर्ट ऑफ जो केयर टेकर था, पालक था उनका, जो ये लाए पालक थे उसके, वो अब उनको अबैंडन कर रहा है अपने ग्रेटर इंटरेस्ट के अंदर। उसने चाइना की कंटेनमेंट के काम करने हैं, सो ऑन, और अपने दोस्त इसराइल की खिदमत करनी है। तो ये पोप को बड़ी अजीब सी है ना डायकोटमी, कि एक तरफ ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा लीडर पोप के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, हत्ता के कोई गुस्ताखी भी की है ना डोनाल्ड ट्रंप ने, अपने आप को जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की तरह नाउज़ुबिल्लाह तशबीह करवा के, जो पेंटिंग्स में होते हैं नाउज़ुबिल्लाह, वो भी तो हराम है, पेंटिंग्स जो बनाते हैं ईसाई। लेकिन चलो वो उनके नज़दीक तो ईसा अलैहिस्सलाम की वो छवि है नाउज़ुबिल्लाह, तो उनकी छवि की तरह अपने आप को बना के उसने कोई एआई फ़ोटो ट्वीट की कि पोप शोप क्या है, मैं आप बड़ा पोप हाँ, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फ़ोटो लगाई और गुस्ताखी की, और बड़ी नाराज़गी हुई ईसाई कम्युनिटी में। और एक तरफ जो है वो अब शिया ईरान या मुस्लिम ईरान जो है, या मुस्लिम दुनिया जो है, वो पोप को एक्नॉलेज कर रही है। साथ ही साथ पोप जो है, कैथलिक फ्रांस जो है, सेकुलर फ्रांस एटलीस्ट, बट एक जनरली कैथलिक नेशन है, उसकी जो क्राइम्स हैं अल्जीरिया के अंदर, अगर आप पढ़ना चाहें इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, फ़िल्म भी बनी बड़ी शानदार, वो भी देख सकते हैं आप। जो अल्जीरिया की लड़ाई है आज़ादी की, वो बहुत खौफनाक है बनस्बत पाकिस्तान के, आप देखिएगा कभी, उसके बारे में पढ़िएगा भी। अल्जीरिया के अंदर जो शुहदा हैं, जो लाखों की हज़ारों की तादाद में मासूम शहीद हुए, जिनसी ज़बरदस्ती का शिकार हुए, औरतें बच्चे,
स्लेवरी में गए, मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया मिन जानिब फ्रांस, उनकी कब्रों पे शहादतों की जो एक साइट होती है शहीदों की, जहाँ मशहूर, जहाँ ज़्यादा होता है ना, एक बड़ा कब्रिस्तान बनाते हैं शोधा का कब्रिस्तान, आज़ादी के शोधा का, तो वहाँ पे वो दुआ मांगने गए और उन्होंने सलाम भी पेश किया, अस्सलाम वालेकुम, कि ये बड़े अजीम लोग थे और सारा। यानी फ्रांस एक कैथोलिक नेशन, क्लासिक कैथोलिक नेशन जो है ना, वो जर्मनी, फ्रांस, इटली हैं। और इनके अंदर भी पहले यूके शामिल था, ताकि जब तक रेफॉर्मेशन नहीं हुई थी। तो फ्रांस, इवन दो वो सेकुलर, उसने आइडेंटिटी अडॉप्ट की भी है, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी भी कैथलिक मानी जाती है। तो फ्रांस के लिए अंदर ये मतलब ये काम करना, उनकी इस इस्तेमार को नेगेटिवली एक्नॉलेज करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बड़ी आप फनी चेंजेस देखेंगे आने वाले दिनों में। तो बहरहाल लोकल फ्रंट पे मैं और आप जो इकट्ठे विटनेस कर रहे हैं वो है रोलिंग ब्लैकआउट्स, लोड शेडिंग इज़ बैक बॉयज़, हर 2-3 घंटे बाद होती है। अभी भी एज वी स्पीक जनरेटर चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली टिकर चली जा रहा है, एक्सपेंस बढ़ी जा रहा है हमारा दफ्तर में। हकीकत ये है कि चाहे लोड शेडिंग हो, चाहे गैस की वो शॉर्टेजेस हों, ये इंटायरली इस जंग से इम्पैक्ट हो रही हैं, और ये पिछले 20-30 सालों की टेरेबल पॉलिसी मेकिंग को रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमने ईरान गैस पाइपलाइन नहीं बनाई। नंबर एक, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, मैं गुनहगार हूँ, माजरत चाहता हूँ, बड़े सरकार वाले अगर सुन रहे हुए, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, और इस जुर्म की जो सज़ा है उसके मुर्तकब जो लोग हैं उनके साथ वाला मामला होना चाहिए। अगर हम एक रीजनेबल कौम होते, ईमानदार कौम होते, हकीकत ये है दोस्तों। अफ़गानिस्तान साथ बिगाड़ के सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अभी हमने रिसेंटली एक्सेस किया बज़रिया ईरान। यानी हमने 1200-1500 किलोमीटर का सफ़र जो है वो 3 से 4 हज़ार किलोमीटर में तय किया। उज़्बेकिस्तान गालिबन चमड़ा भिजवाया है जी, खैर चमड़ा भिजवाया हमने। ये भी पॉलिसी चले ये के काबिल तो नहीं है, बट कोड़े पड़ने चाहिए जिसने ये मामला ख़राब किया आज पिछले 20-30 सालों के अंदर। तो ये दो बड़े जुर्म, एक दोनों हद सज़ाओं के मेरा ख्याल है मुर्तकब बनते हैं हमारे आला हुकाम। शुरू करते हैं मुशर्रफ से, अफ़गानिस्तान की बिगाड़ना और ईरान के साथ ट्रेड रिलेशंस ना बनाना, गैस और ऑयल के खसूसन, और अपनी प्रिंसिपल अलीजेंस गल्फ़ के साथ मेंटेन करना। इसमें हम यरगमाली सॉर्ट ऑफ एक रिलेशनशिप में थे कि हम सॉर्ट ऑफ हथकड़ियों में उनके सामने जंजीरों में, हालांकि वो मतलब माजरत के साथ दे आर मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रियल कंट्रीज, और हमने उनको बिल्ट अप किया खुद अपने हाथों से 60s 70s 80s के अंदर। 90 से 2000 में जिस तरह से उन्होंने हमें आंखें दिखाई हैं और जिस तरह 2010 में ट्रीट किया, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू है। जारी बात है वो 30-40 साल जिन्होंने हमारे साथ बदमाशी की है वो भी ख़त्म होने वाली है। इन अर्नेस्ट वो 90 से 2000 में चली थी उनकी, 2010 में तो आप कहना 30 साल चली गई ये बदमाशी। तो हकीकत ये है कि दोस्तों हम ऑयल एंड गैस को बिल्कुल ऐसे इस बाजू से एक्सेस कर सकते थे, हम अभी भी करते हैं, लेकिन वो खपत पूरी नहीं हो सकती स्मगलिंग के ज़रिए। वो जो छोटी छोटी डिंगियाँ और कश्तियाँ चलती हैं ना, वो जो डंप बनाते हैं बड़े बड़े, आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो स्मगलर जो हैं बड़े बड़े डंप बनाते हैं, वो देखे ना आपने, वो तेल और गैस को, डीजल को वो ज़मीन में डाल के गढ़ों में, तो हम सब इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमारी खपत नहीं पूरी कर सकता। खपत पूरी करने के लिए आपको एक अबव बोर्ड लीगल ट्रेड ही करना पड़ता है। प्लस उसका फ़ायदा नहीं है एक नेशनल इकॉनमी को, जब तक वो एक्सचेकर में नहीं आता। वो जो भी अफसरान हैं सिविल या मिलिट्री और जो सियासी क्लास है वहाँ की, वो उन्हीं की जेबों में जाता है, वो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जो लेवीज़ और वगैरह आप उस पर पे करते हैं, ज़ाहिर बात है ये इतनी होता है ना कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो पंप वाला होता है, वो चक के देखता है कि नहीं यार ये वाला ईरानी है, ये वाला जेनवन गल्फ का है, तो ये लेवी पैनी है, ये लेवी नहीं पैनी। यानी वो 150 रुपये लेवी जो है वो चक के तो नहीं पता ना कि ईरानी वाला है, तो आपको नहीं लगेगा। इसी तरह जो ब्लैक की बोतलें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो ब्लैक की बोतलें पीते हैं आप सोडे वाली, टैक्स उस पर लगा होता है, वो जा कहीं नहीं रहा होता, वो जेब में जा रहा होता है सेलर की और प्रोड्यूसर की एंड सो ऑन। तो यानी कि यही आला अफसरान, जो जाली सिगरेट कौन बेचता है, जाली बोतलें कौन बेचता है, ईरान का स्मगल डीजल कौन बेचता है, आप, मैं नहीं, मेरे देखने वाली ऑडियंस नहीं, आप जो सुन रहे हैं अभी, जो सुन रहे हैं ना आप, जो हैं आप बेचते हैं, हम तो नहीं बेचते, हमें तो उसके पैसे नहीं मिलते, लेकिन हम पैसे पूरे देते हैं उसके। तो गिवन दैट कंसिडरेशन, ये दो बहुत बड़े जुर्म हो गए और हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इसका हल क्या है, इसमें से निकलना कैसे है? हमें बहुत स्पीड के साथ गल्फ़ और ईरान के दरमियान अपने बैलेंसिंग एक्ट को खेलना है। नंबर एक, हम ऑयल स्टार्व्ड कंट्रीज़ में से एक हैं, गैस भी एक्सप्लोरेशन जो करनी है सो करनी है, वो मैं नहीं बहस करता कि वो करें आप, और आप निकालें गैस और वो करें, ये हमारे नसीब और बस की बातें नहीं हैं। जहाँ से आ रहा है अभी वो तो ले लो, नंबर एक। नंबर दो, अफ़गानिस्तान के साथ ख़त्म करें अपना मामला। यहाँ से लेकर रूस तक आपकी स्ट्रेट ट्रैफिक होनी चाहिए, अमदुरफ्त, हाईवे, ट्रेन, पाइपलाइंस, ईथरनेट केबल्स, ऑल ऑफ द शबैंग, ऑल द शबैंग, हर चीज़ वो शामिल होनी चाहिए।
जो चीज़ क्वार्टर सेंचुरी में होनी है, हाफ सेंचुरी में होनी है, उसको 5 साल में मुमकिन करके दिखाएं। बेगर्स के नॉट बी चूजर्स, मान लिया हम बेगर्स हैं, आप ही ने बनाया था बेगर्स, अब लाए अमल दिखाएं कि हम बेगिंग से इस तरह निकलेंगे। शो अस द वाइट पेपर आगे कि ये वो तरीक़ाकार है। स्टॉप प्रोपेगेंडाइजिंग अवाम को, गिव अस रियल टेंजेबल सॉल्यूशंस। ये बस ख्वाहिश है। तो ये हमारी अतल इम्कान कोशिश है, जंग रुक जाए। ऑब्वियसली हम ये ऑयल एंड गैस क्राइसिस को सॉल्व करना चाहते हैं हमारे लिए और बाकी एशिया के लिए भी, जो ईस्ट एशिया ख़ास तौर पे यहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस बनता जा रहा है। ग्लोबल इकॉनमी में जो शॉक्स लगने हैं, प्राइस शॉक्स, वो तो लग रहे हैं प्राइस शॉक्स, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए, कंप्लीट प्रोडक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए कि सप्लाई साइड पे माल ही नहीं आ रहा, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। तो उसका डज दुनिया को और हमें भी, सबको दुनिया में फील होएगा। और सबसे बढ़ के बात हमारे लिए कि हम नहीं चाहते कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हमें सालसी से बढ़ के किसी एग्रेसिव या दिफाई किरदार से बढ़ के किसी एग्रेसिव किरदार में आना पड़े। अलबत्ता ये बहुत खुशाइन बात है कि अल्लाह के फजल से हम अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में वहाँ जाके बैठ गए जहाँ कभी अमेरिका बैठा करता था, जहाज़ों के साथ, अफवाज के साथ, अच्छी तनख्वाहों के साथ और टका की इज़्ज़त के साथ। ऐसे नहीं जाके बैठे कोई किराए के टट्टू के तौर पे, हम गए हैं एज ए सेवियर, एज ए लास्ट डिच सेवियर। तो सऊदी अरेबिया बहुत मशहूर है इस चीज़ के लिए और यूएई के अंदर आग लगी हुई है इस बात की। और लगता ही है कि सऊदी अरेबिया ने भी खलीज की पट्टी को खैरबाद कह दिया कि चलो ये अपने आप पे, मैं और मेरा भाई पाकिस्तान। गिवन दैट कंसिडरेशन दिफाई किरदार ही सही है मिन जानिब ईरान, क्योंकि अगर ईरान की एग्रेशन बढ़ती है, हम नहीं नेगोशिएट कर पाते, तो खुदा ना खास्ता हम भी आमने सामने हो सकते हैं ईरान के, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात होगी, इरेशनल होगी, अननेसेसरी होगी, अवॉइडेबल होगी, बट अनफॉर्चुनेट अगर हो जाए। दूसरी तरफ ये बात है कि अगर हम सऊदी अरेबिया में जाके बैठ गए हैं, तो अगर मिडल ईस्ट वॉर हमारे तक नहीं पहुंची तो हैव वी गॉन इनटू द मिडल ईस्ट वॉर। तो अगर हम मिडल ईस्ट वॉर में पहुंच गए हैं और सऊदी अरेबिया के सिर पे आके बैठ गए हैं, तो अगली जगह वहां से क्या है, 2 फरलांग, 1 फरलांग, आधी फरलांग, एक जंप, इट इज़ इसराइल। द इनएविटेबल थिंग इज़ तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये चारों अलग अलग अपने अपने टाइम पे अकेले गली में कुत्तों की तरह मारे जा सकते हैं। मिन जानिब इसराइल अमेरिका अलायंस, उनका एलाय ऑब्वियसली इंडिया भी इसमें शामिल है, या हम यकमुठ होके एक मुट्ठी बन के, एक फिस्ट बन के, ऐसा शानदार किस्म का मुक्का, गुर्ज की तरह का मुक्का जो सर खोल दे, खोपड़ी खोल दे, वो वो जो कुरान की आयत नहीं है कि हक का कोड़ा जो है वो बातिल के मगज़ पे मारा जाता है, उसकी ब्रेन को निकाल देता है, उसके बातिल का मगज़ निकाल देता है बाहर। उस तरह करके इसराइल और इंडिया के सर पे मारा जाए अगर, तो क्या ख्याल है? दो ही बातिल के सरगने हैं यहाँ पे, इन बड़े बड़े छोटे तो होते हैं लेकिन बड़ा सरगना जो है, इन दोनों के सर पे अगर ये गुर्ज या ये कोड़ा मारा जाए हक का, और उनका मगज़, आंखें बाहर आ जाएं उनकी दोनों की, तो अमेरिका पागल नहीं है कि वो वाकई यहाँ पे एक आलमी, सिर्फ ये अलामत कि आपके हाथ में ये गुर्ज या ये कोड़ा है, सिर्फ ये अलामत देख के भी अमेरिका बंदे का बचा बन जाएगा। और इसमें 4 ही अलाय बनते हैं प्रिंसिपल, 3 तो नेसेसरी हैं, तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। चौथा जो है वो स्वाबदीद है उन 3 बड़ों का, और चौथे की प्रैग्मेटिज्म का। 20 साल 25 साल वॉर ऑन टेरर में तो ईरान से हमने बहुत बड़े स्क्रू अप देखे, जहाँ उसने सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, तमाम के तमाम को बैकस्टैब किया। उसकी मजबूरी थी, सही था गलत था, ये लंबी डिबेट है, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक बहुत बड़ा फेलियर था ईरानी पॉलिसी का। और पिछले 4 डेकेड्स के अंदर वॉर ऑन टेरर के 20 साल और सीरियन सिविल वॉर के 10 साल, वो 3 दिहाइयाँ बहुत ही फॉरेन पॉलिसी वाइज स्टूपिड गुजरी हैं ईरान की, बहुत ही इमोरल और बड़ी एंटी प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव गई हैं। अब उसके पास टाइम है कि वो उसका तौबा कर ले इस चीज़ का, और ये 4 मुल्क जो है वो बराबर आके खड़े हो जाए। 3 ने तो होना ही होना है, 3 ने तो होना ही होना है। अगला नंबर ईरान के बाद तुर्की का है, फिर सऊदी का है, फिर एंड में जाके हमारा आएगा, और हमारा सॉर्ट ऑफ सिमल्टेनियसली आ जाएगा इंडिया के हाथों। इंडिया को लोड कर दिया जाएगा वेपन्स और पैसे के साथ अनगिनत के, चलो अट्रिशन की वॉर लड़ो। अट्रिशन की वॉर हम लड़ सकते हैं इंडिया के खिलाफ, हम 10 गुना छोटा मुल्क है भाई, हमारी ज्योग्राफी देखो, हमारी फॉल्ट लाइन्स देखो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कौम को जोड़ने का वक्त है, जंग की हालत है, आने वाले दिनों में भी जंग होगी। पीस टॉक्स दोबारा ट्राई करें, बहुत अच्छी बात है, हम दुआ करेंगे, हम साथ हैं। अल्लाह करे चिकन चाउमीन भी हो उस पर ही, और बीफ चिली ड्राई हो जाए तो क्या ही बात है उसके अंदर। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।